हेलो, आज का टॉपिक है वाइन ब्रिज ऑसिलेटर। कल हम आप लोगों को आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बताए थे, आज वाइन ब्रिज ऑसिलेटर बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कमिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसके लिए। ठीक है, एक्चुअली वाइन ब्रिज ऑसिलेटर पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर ऑसिलेटर for generate audio frequency as well as sub audio frequency। ठीक है, रेंजेस इसका क्या होगा 20, ये आप लोग सब जानते हैं, हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, दूसरा इसका सबसे बड़ा बात क्या है, फायदा, जो कि इट गिव्स स्टेबल फ्रीक्वेंसी। क्या देता है, ये स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता है। तीसरा, इट गिव्स डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट। क्या देगा भाई, डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़िया है, डिस्टॉर्शनलेस आपको आउटपुट देगा। तो ऑसिलेटर के लिए, फॉर ऑसिलेटर के लिए दो कंडीशन है, ए बीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड फेज शिफ्ट विल बी 0। फेज शिफ्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली वैन ब्रिज के बारे में आप जानिए ये चीज। वैन ब्रिज जैसे आप बहुत सारा ब्रिजस्टोन ब्रिज देखे होंगे, सुने हैं नाम। ये क्या हो गया, R1, R2, R3, R4। मान लो ये क्या है तुम्हारा, एक कौन सा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी तरह से 4 आर्म्स होंगे, वो देख लीजिए, R1, C1, जस्ट इसके जो एडजॉइनिंग आर्म होगा उसमें रेसिस्टेंस होगा R2 और कैपेसिटर इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ। ठीक है भाई, तो R1, R2 आप इसको मान लीजिए, R3, ये क्या हो गया, R4 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है, इसको आप क्या कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट को आप रख लीजिए किसके लिए, आउटपुट के लिए। यानी ये पॉइंट हमेशा जाके कहां जुटेगा, आउटपुट में जुटेगा। इधर बच गया 2 टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। ये हो गया आपका VF, फीडबैक वोल्टेज। ठीक है, ये क्या है आपका फीडबैक वोल्टेज, जो जुटेगा जाके कहां पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, NIT, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जुटेगा आपको कहां पे, IT मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम इसलिए बोल रहे हैं, जो कि हम क्योंकि ऑसिलेटर है तो एक एम्पलीफायर का यूज करना है। तो एम्पलीफायर अगर यूज करेंगे तो वो एम्पलीफायर क्या होगा, ऑप एम्प होगा। और ऑप एम्प में 2 टर्मिनल होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये 2 टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इसको जोड़ेंगे, ये आउटपुट हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए आप इतना चीज समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान था। अब देखिए हम क्या करते हैं, मन ही मन आप अभी समझने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में बनाओगे तो इस तरह से नहीं बनाना है, आप सर्किट डिजाइन कर लो।
लेकिन सर्किट डिजाइन कैसे करेंगे उसके बारे में सोचेंगे। इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। ये हो गया R1, ये हो गया C1 और ये हो गया आपका R2 और ये हो गया C2। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ग्राउंड कंडीशन, ये हो गया आपका आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट कनेक्शन, यहां से आउटपुट पे जाना है, और ये आपका हो गया क्या था आपका NIT। ठीक है, अब IT के बारे में सोच लीजिए। ये हो गया आउटपुट R4, ये हो गया, और R3 ये हो गया, ये आपका क्या हो गया ग्राउंड। बताइए दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या सेम है कि नहीं? ये दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो फिर यही ब्रिज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये ब्रिज का काम क्या होगा भाई, ये ब्रिज फेज शिफ्ट जो देगा आपको कितना डिग्री देगा, 0 डिग्री। अब इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक पार्ट दूसरा पार्ट। ये पार्ट जो है वो पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा, क्योंकि कहां जुट रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और ये पार्ट कहां जुट रहा है, IT पे। तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि एम्पलीफायर का गेन से भी हमको मतलब है, उसका गेन क्या होना चाहिए, है होना चाहिए नेगेटिव फीडबैक। ये वाला पार्ट से हम करेंगे, ये दो आर्म से नेगेटिव फीडबैक करेंगे और ये दो आर्म से पॉजिटिव फीडबैक करने का काम हम करेंगे। तो अब आप सर्किट डायग्राम देखिएगा। ये तो वेन ब्रिज के बारे में आप देखें। आप लोग एग्जाम में अगर इतना चीज समझ लिए हैं तो आप लोग डायरेक्ट सर्किट डायग्राम अपने से ड्रॉ कर सकते हो। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखो। वेन ब्रिज का ले लीजिए प्लस, ये क्या है आपका IT, ये क्या है NIT, ये क्या है Vout, ये क्या है Vout। ठीक है, तो ये IT है, ये NIT है, तो IT पे क्या जुटेगा भाई, IT पे क्या जुटेगा, नेगेटिव फीडबैक। यानी अब आप ये बताओ, ये वाला इसमें जुटने वाला है, जुटने वाला। हम क्या किए, ये क्या है रेजिस्टेंस R3, और यहां क्या कर दिए, देखो इसको यहां ग्राउंड कर दिए, आगे R3। अब इस पॉइंट से एक टर्मिनल निकाले, दैट इज कॉल्ड R4। ये कहां जुट गए, आउटपुट पे जुट गए। बताइए इसका कहानी खत्म हो गया, हो गया, हो गया। अब आइए NIT मतलब समझ रहे हैं, आपका ये टर्मिनल है, ये आपका आउटपुट है, ये NIT है, और ये तुम्हारा क्या है आउटपुट है। तो आउटपुट से क्या जुट रहा है वो देख, R1 C1, उसके बाद R2 C2, ये क्या हो गया ग्राउंड होगा, ये पूरा का पूरा हो गया। अब NIT क्या जुटेगा इस बीच से, जिसको हम क्या बोलेंगे VF। ये जाके कहां सीधा जुटेगा, आपका इसका इनपुट सप्लाई होगा, यानी VI बराबर क्या होगा VF, VI बराबर क्या होगा VF। तो ये सर्किट को यहां से इस तरह से रिसेंबल करने, इस तरह से लिखने के लिए आप सीख गए, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है। अब एक चीज बताइए आप, ये अगर सीख गया तो इस आगे का काम कितना आसान है वो देख। C1 मतलब XC1 माइनस J, C2 मतलब XC2 माइनस JX2। पता है आपको, क्योंकि जहां भी X कैपेसिटेंस होगा उसके साथ माइनस J लगाना है, लगा दी। अब बताइए ये एक इंपीडेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड Z1, और ये एक इंपीडेंस है आपका, दैट इज कॉल्ड Z2। तो बताइए जब VF अगर निकालना है तो V आउटपुट बाय टोटल इंपीडेंस करंट देगा, उस करंट को यदि इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये दैट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, एंड वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज एट वेयर एट दैट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या मान लें M मान लें। M का वोल्टेज अगर हो, M का वोल्टेज निकालना होगा
तो ग्राउंड से एम के बीच का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, वीएफ के बराबर होगा। तो बताइए भाई वीएफ बराबर आप क्या लिखोगे, वी आउटपुट बाय Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। क्लियर है कि नहीं, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। और यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए करंट निकालेंगे, करंट में क्या हो जाएगा, वी आउटपुट डिवाइडेड अपॉन ऑल इंपीडेंस, मतलब सबका सीरीज पैरेलल सबको जो टोटल इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगा, और उस वो क्या देगा करंट, और करंट को अगर इस इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज योर करंट। करंट इंटू Z2 बराबर VF। क्लियर है भाई, बिल्कुल। अब बताइए Z1 प्लस Z2। तो सबसे पहले आप Z1 लिखो, क्या Z1 इक्वल टू क्या है, R1 माइनस JXC1। Z2 बराबर क्या है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल कर दीजिए, माइनस क्या है, सॉरी क्या है, R2 इंटू माइनस JXC2 बाय R2 माइनस JXC2 होगा कि नहीं होगा। दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है R1 R2, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होता है, सब आदमी जानते हैं। क्लियर है। अब आइए Z2 हो गए, तो Z1 प्लस Z2 अगर निकालेंगे तो R1 माइनस XC1 प्लस नहीं होगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, R2 XC2 डिवाइडेड अपॉन R2 माइनस JXC2 हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 माइनस JXC1 इंटू R2 माइनस JXC2 माइनस R2 XC2 डिवाइडेड अपॉन R2 माइनस JXC2 होगा। तो ये जब होगा भाई, तो बताइए इसका मान क्या होगा, R1 इंटू बताइए R1 इंटू R2 माइनस JXC1 R1 हो गया, R2 से कर रहे हैं ना, तो R2 हो गया, ये का काम हो गया। अब इससे करेंगे क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस JXC2 इंटू R1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन J इंटू J स्क्वायर, तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या हो जाएगा, XC1 और XC2 हो जाएगा, दोनों को कर दिए, और माइनस ये बचा अंतिम में क्या है, JR2 XC2 डिवाइडेड अपॉन R2 माइनस JXC2। क्लियर है, क्लियर। अब बतलाइए यहां से हम Z1 प्लस Z2 का मान निकाल लिए, R1 R2 माइनस क्या है, रियल पार्ट XC1 XC2, ये हो गया रियल पार्ट, माइनस J कॉमन ले लेंगे, तो माइनस J कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, XC1 R2 प्लस XC2 R1 प्लस R2 XC2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड अपॉन R2 माइनस JXC2। ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2। अब हमको निकालना क्या है भाई, Z2 बाय Z1 प्लस Z2 निकालना है, Z2 बाय Z1 प्लस Z2, क्योंकि VF बराबर क्या होता है, V आउटपुट इंटू Z2 बाय Z1 प्लस Z2।
तो Z2 बाय Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 निकाल लिए। Z2 का मान आपको पता है, लिखेंगे आप डायरेक्ट JR2 XC2, ठीक है, ठीक है, बाय R2 माइनस JXC2, ठीक है। अब बाय ये है, बाय टोटल है, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, R2 माइनस JXC2 हो जाएगा। तो ये तो गया पहली बात। अब नीचे में क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट नीचे में आएगा, तो इसको लिख दीजिए R1 R2 माइनस XC1 XC2 ब्रैकेट क्लोज माइनस JXC1 R2 प्लस XC2 R1 प्लस R2 XC2 ब्रैकेट बंद, ठीक है भाई। तो अब ये और ये गया, ठीक है, चला गया, जाने दीजिए। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। Z2 बाय Z1 प्लस Z2, उसके लिए चिंता नहीं करना है। अब यहाँ माइनस J है, तो ये J को हटाना चाह रहे हैं, तो J से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई बाय J, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या हो जाएगा, J इंटू J स्क्वायर बराबर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे देख लो, R2 XC2 डिवाइडेड अपन, अब बताइए इसके साथ J आ जाएगा, तो J R1 R2 माइनस XC1 XC2, और इसके साथ J इंटू J स्क्वायर, फिर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अब XC1 R2 XC2 R1 प्लस क्या होगा भाई, प्लस R2 XC2, ये होगा। अब एक चीज बताओ तुम, जो कि हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जब कर रहे थे, तो फाइव स्क्वायर टू कितना था, 180 डिग्री लाना था। तो जब फाइव स्क्वायर टू 180 डिग्री लाना हो या 0 डिग्री लाना हो, 180 लाना हो या 0 लाना हो, तो y एक्सिस पे हमको कोई मतलब नहीं है, तो y एक्सिस पे कोई मतलब नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर y 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये आपको कितना का फेज शिफ्ट देगा, 0 डिग्री, क्योंकि आप कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कितना का फेज शिफ्ट करेगा, 0। ये भी कितना करेगा, 0, 0 प्लस 0, टोटल फेज शिफ्ट क्या हो गया, 0। तो मेरा काम हो गया, और हमको फ्रीक्वेंसी का जनरेशन भी हो गया, ऑसिलेशन हमको मिल गया बाय द ब्रिज कंपोनेंट्स, बाय द वेन ब्रिज कंपोनेंट्स, क्लियर है। अब यहां पे आप देखो, जो कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो व्हाट इज योर इमेजिनरी पार्ट, दैट, तो R1 R2 माइनस XC1 XC2 बराबर 0, R1 R2 बराबर XC1 XC2। तो बताइए R1 R2 बराबर 1/2 पाई FC1 इंटू 1/2 पाई FC2 होगा, तो F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर C1 C2 R1 R2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, F इंटू F स्क्वायर आ गया, ये नीचे गया, कहानी समझ में आ रही। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे F2 बराबर F स्क्वायर है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई रूट अंदर R1 R2 C1 C2 लिखोगे। यही फ्रीक्वेंसी तो भाई आपको निकालना था। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है। ये कौन देता है, वेन ब्रिज देता है। तो वेन ब्रिज जो आप ऑसिलेशन दिया एफ,
इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे अगर वो ब्रिज ऑपरेट होगा तो आपको फेज शिफ्ट कितना देगा, 0 डिग्री देगा, और ऑसिलेशन विल बी स्टार्ट, ऑसिलेशन विल बी स्टार्ट एंड वी हैव टू गेट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो वो हमको मिलना शुरू हो जाएगा एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, 1/2 का रूट अंडर R1 R2 C1 C2। अब देखो R1 R2 C1 C2 ये वाला कंपोनेंट सारा इसमें ऑलरेडी है। अब अगर तुमको दिया हुआ है इफ R1 बराबर R2 बराबर R, XC1 बराबर C1 है ना, तो C1 बराबर C2 बराबर C, तो इसका मान यदि इसमें हम पुट करेंगे, इसका मान यदि इसमें हम पुट करेंगे बाबू, तो F इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर R² C²। तो F बराबर क्या हो गया भाई 2 पाई RC। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो ये फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया, चला कि नहीं चला? अब बताइए समझ गए यहां तक? तो यहां लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या है, F बराबर 1/2 पाई F R, सॉरी F नहीं होगा, F यहां है 2 पाई RC। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इतना समझ गए अगर, तो VF बराबर क्या होगा, V0 इंटू Z2/Z1 प्लस Z2 होगा। तो VF बाय V0 बराबर क्या होता है, बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई R2 XC2, ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, यही बचा, तो क्या लिखोगे XC1 R2 XC2 R1 प्लस R2 XC2, ठीक है। तो बीटा का मान ये हो गया। अगर ये डिफरेंट है, रेसिस्टेंस सारे डिफरेंट है, कैपेसिटर सारे डिफरेंट है, तो ये वैल्यू होगा। लेकिन अगर अभी जैसे यहाँ पे आप निकाले हैं 2 पाई RC, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा बताइए तो, R XC बाय 3R XC होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम क्या मान लेंगे XC1 बराबर XC2 बराबर XC, R1 बराबर R2 बराबर R। तो ये कट के बाबू क्या दे देगा 1/3, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो बीटा बराबर 1/3। अब बताओ, जो कि ए बीटा मॉड ऑफ ए बीटा बराबर 1 होता है, तो ए मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1/मॉड ऑफ बीटा, यानी 1/3, यानी 3 ऊपर चला गया, तो ए बराबर क्या आ गया 3, ए बराबर क्या आ गया 3, ए बराबर 3 मिल गया, बीटा बराबर 1/3 मिल गया। यहाँ कंडीशन सब लिखते जाइए क्या क्या मिल रहा है, बीटा बराबर 1/3, ए बराबर 3। अब इतना सारा चीज यदि आपको मिल गया तो फिर कहानी क्या हो गई भाई, खत्म हो गई और आप समझ भी गए। तो अब बताइए एक चीज, ये यहां जुटा हुआ था, ये यहां क्या था याद कीजिए, R3, ये पे यहां पे क्या था, ये ग्राउंड था। तो बताइए कौन सा इन्वर्टर कौन सा एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इनपुट कहां पे है, VI बराबर VF किस पे टर्मिनल पे है, NIT पे है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यदि दे रहे तो ये एम्पलीफायर क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है, जिसको हम A बोलते हैं, वो क्या होता है 1 प्लस RF/R1 होता है। तो बताइए RF क्या है यहाँ पे, A बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस R4/R3 लिखोगे, और A का मान क्या निकाले 3, तो 1 प्लस R4/R3। कितना मजेदार चीज है यार, एकदम कुछ नहीं है, आराम से करते जाइए सारा चीज बन जाएगा। तो बराबर क्या हो गया R4/R3, तो R4 बराबर क्या हो गया 2R3, दैट इज योर
रिक्वायर्ड अनदर कंडीशन। तो कितना चीज हम लोग को वेन ब्रिज में मिल गया वो देख। पहला क्या मिल गया, समरी में क्या बोलेंगे, पहला मिल गया किस कंडीशन, जब सारा चीज डिफरेंट हो तब क्या हो जाएगा 1/2π√अंदर R1 R2 C1 C2। अगर सेम है तब क्या होगा फ्रीक्वेंसी 1/2πRC होगा। अब बताइए बीटा कितना निकाले हम, अगर सारा सेम हो तब क्या निकाले 1/3, नहीं सेम है तो आराम से निकल जाएगा। और A बराबर क्या होगा 3, और आपका R3 और R4 में क्या रिलेशन है, R4 इज द ट्वाइस टाइम ऑफ R3। ये ऑप-एम्प डिजाइनिंग में ये काम आएगा जो आपके गेम को बताएगा। ठीक है, तो इतना पैरामीटर आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फॉर किसके लिए, व्हेन ब्रिज ऑसिलेटर। कहानी खत्म। तो अगर ये सवाल कंप्लीट आता है आपको सॉल्व करने के लिए, और 14 नंबर का एक सवाल होता है, तो आप ये सारा प्रोसीजर जो हमने बताया उसको आप लिख डालिएगा। लेकिन अगर 6-7 नंबर का सवाल पूछा, 7 नंबर का सवाल पूछा, तो क्या है वेन ब्रिज वो लिखिएगा, सर्किट डायग्राम लिखिएगा, ऑपरेशन जो समझे हैं उसको लिखिएगा। डेरिवेशन उतना डिराइव नहीं करना, आपको ये चीज ये जो बॉक्स में है वो आपको याद रखना है, उसको उसमें क्या कर देना है, लिख देना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो ये फिर नहीं तो आरसी फेसिट ऑसिलेटर, इस दोनों में से कोई एक ना एक सवाल आपके यूनिवर्सिटी में जरूर एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, गुड नाइट।